ठीक है, तो देखो आज हम पढ़ेंगे क्या, पौरव वंश। ठीक है, तो पौरव वंश में सबसे पहले थोड़ा सा अगर समझो तो तुम्हें याद आ रहा होगा कि हर्षवर्धन जो है हर्षवर्धन तक की मैंने कहानी बता दी थी। मैंने उसमें आपको बता भी दिया था कि थानेश्वर है ना, पुष्यभूति वंश। फिर मैंने आपको बताया था कन्नौज का मोखरी वंश। ठीक है, फिर मैंने आपको एक बताया था कौन सा, बंगाल। और फिर मैंने आपको बताया था कि इन सब पर अधिकार किसका हो गया, हर्ष का हो गया। ये मैंने आपको बताया था। फिर हर्ष की डेथ हो जाती है 647 एडी में। ठीक है, ईस्वी में 647 ईस्वी में। और फिर ये जो साम्राज्य है उसका कितने भागों में बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है 3 भागों में। ठीक है, तो वो कौन सा है, इसे वैसे पूरे को बोलते हैं कान्यकुब्ज। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे तो ये 3 पार्ट में बढ़ जाता है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं, तो एक है आपका कौन सा, शत्रुघ्न। ठीक है, एक है शत्रुघ्न। दूसरा आपका कौन सा है, ब्रह्मपुर। तीसरा कौन सा है आपका, गोविशाण। ठीक है, ये 3 साम्राज्य हैं। इनमें अगर आप देखोगे तो ब्रह्मपुर जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, ब्रह्मपुर का जो था वो सबसे बड़ा है। अब यहां अगर आप देखेंगे तो हम बात करेंगे सबसे पहले ब्रह्मपुर की। ठीक है, तो ब्रह्मपुर में हमें यह पता चलना चाहिए कि यहां कौन सी डायनेस्टी, कौन सा वंश हर्षवर्धन के बाद रूल कर रहा है, शासन कर रहा है। ठीक है, तो हमें जानकारी मिली पढ़ने पर कि यहां पौरव वंश है। कौन है, पौरव वंश। ठीक है, तो पौरव वंश की जानकारी के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सोर्स थे, कौन कौन से स्रोत हैं। तो आप सबसे पहले देखो सीयू की आपको याद आ रहा होगा, हेनसांग जब यहां आया था, ठीक है 634 में, तो उसने एक यात्रा वृत्तांत अपना लिखा, वही है आपकी सीयू की। ठीक है, तो जहां जहां वो घूमा उसने अपनी यात्रा के जो जो स्थल, खासतौर से भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जो भी स्थल हैं उनमें उनकी यात्रा करी, उस जगह की यात्रा करी। हालांकि तक्षशिला में उसने ज्ञान भी प्राप्त करा। ठीक है, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जानकारी भी जुटाई। ठीक है, तो वो सब बातें उसने कहाँ लिखी है, सीयूकी में लिखी है। तो वो इस वाले क्षेत्र में भी आया था। ठीक है, फिर दूसरा है मार्कंडेय पुराण, और एक दूसरी एक किताब है कौन सी, वृहत संहिता। और वृहत संहिता आपको याद आ रही होगी, वृहत संहिता के लेखक वराहमिहिर। हाँ बिल्कुल, ठीक है, वराहमिहिर। फिर आप देखेंगे हर्षवर्धन को, तो हर्षवर्धन के 2 अभिलेख आपको यहां नजर आएंगे, एक है मधुबन और दूसरा बांसखेड़ा। तो हर्षवर्धन आपको याद आ रहा होगा इससे पहले वही रूल कर रहे थे। ठीक है, तो हर्षवर्धन के मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख से किस वंश की जानकारी मिल रही है, पौरव वंश की। और कहां रूल कर रहा है, ब्रह्मपुर में। ये सब जो स्रोत मैं बता रहा हूं ना, ये मैं किस लिए बता रहा हूं कि ब्रह्मपुर की हमें जानकारी मिली है। ठीक है, ब्रह्मपुर की जानकारी मिली है कि ब्रह्मपुर में कौन कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही है, तो उसके सोर्स हैं ये। ठीक है, तो अभी हमने देखा सीयू की जो हेनसांग द्वारा लिखी गई, मार्कंडेय पुराण बहुत पौराणिक है। ठीक है, दूसरी एक हमने एक और बुक हमें पता चली वृहत संहिता जो वराहमिहिर की है। फिर हमें पता चला हर्षवर्धन के 2 अभिलेखों के बारे में जो मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख हैं। फिर हमें चल रहा है वृहत संहिता, यहां द्वारा से आ गया वराहमिहिर की। फिर उसके बाद हमें पता चला कि एक और है अल्मोड़ा का तालेश्वर ताम्रपत्र। ठीक है, जो सबसे ज्यादा जानकारी हमें देगा इनमें से, वो कौन सा देगा, जो हमें सबसे ज्यादा जानकारी देगा वो कौन दे रहा है हमें, अल्मोड़ा का तालेश्वर ताम्रपत्र। ठीक है, हम उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले से देख लेते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो जो तालेश्वर ताम्रपत्र है, पहले तो तालेश्वर ताम्रपत्र का कुछ जो कैसा है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वो देख लो। ताम्रपत्र है तो जानकारियां हैं बहुत सारी। ठीक है, तो एक नहीं है ये। ठीक है, कभी आप सोचो कि एक ही है, तो कई सारे मिले। ठीक है, और बेसिकली तालेश्वर जो नाम था ना, तालेश्वर जो नाम है वो तालेश्वर नाम है उस गांव का जहां से ये मिले। ठीक है, कहां पड़ रहा है, वो पड़ रहा है अल्मोड़ा में। ठीक है, तो हमें पौरव वंश की जानकारी, उसका प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, कुछ शासकों के नाम और उन्होंने भूमि दान कर रखी है उसके बारे में यहां जानकारी बेसिकली ये दे रहा है। ठीक है, तालेश्वर ताम्रपत्र। अब आते हैं तालेश्वर ताम्रपत्र पे। भाई तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज हुई थी कब, 1915 में। ठीक है, 1915 में जो अभी आपने देखा ये ताम्रपत्र खोजा गया। ठीक है,
और इसकी भाषा थी उस समय, अगर आप देखेंगे जब हमें मिली तो ये भाषा है संस्कृत, ठीक है। और लिपि क्या है, स्क्रिप्ट है उसकी ब्राह्मी, ठीक है, ब्राह्मी लिपि। तो संस्कृत भाषा है, ब्राह्मी लिपि है, 1915 में खोजा गया है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो एक शासक है द्वितीयवर्मन और एक है आपका विष्णुवर्मन। द्वितीयवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय, ये दो शासकों के बारे में यहां उल्लेख किया गया है, ठीक है, जो बेसिकली ज्यादा जानकारियां मिल रही हैं, ठीक है। यहीं से हमें पता चलता है कि पौरव वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, विष्णुवर्मन फर्स्ट, जबकि जानकारी किसकी मिल रही है, विष्णुवर्मन द्वितीय की, ठीक है। ऊपर देखो विष्णुवर्मन द्वितीय और द्वितीयवर्मन, ये ग लिखा हुआ है लेकिन ये द्वितीय विद्या वाला है ना, द्वितीयवर्मन, द्वितीयवर्मन है, ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखना है। फिर तालेश्वर ताम्रपत्र तो है ही। अब ये क्योंकि तालेश्वर ताम्रपत्र बहुत लंबे समय तक ये मंदिर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहां प्राचीन शिव मंदिर है और यहां अगर आप बहुत सही से देख पाए तो यहां ब्लू कलर से लिखा हुआ है तालेश्वर मंदिर, ठीक है, क्या है, तालेश्वर मंदिर। तो इस मंदिर में ये बहुत समय तक ताम्रपत्र रखे रहे और इसके आसपास खुदाई करने पे जो जो चीजें मिली वो थोड़ा बहुत हम देखने का यहां प्रयास करते हैं। जैसे एक तो गणेश जी की आपको दिख रही है मूर्ति, दूसरा यहां आपको एक और मूर्ति दिख रही है, तीसरा यहां आपको कुछ ब्रिक्स दिख रही हैं, कुछ ईंटें दिख रही हैं, ठीक है। तो जब लोगों ने खुदाई करी, ठीक है, तो वो ईंटें जो हैं वो मिली और वो ऐसी मिली जैसे इस समय ये जो ईंटें हैं ये उस समय की ईंटें हैं जब मंदिर बनाने के लिए इन प्रकार की या इस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। एक स्पेसिफाइड टाइप की जो ब्रिक्स है वो यूज करी जाती थी, ठीक है। तो इसलिए यह प्रमाण मिला कि इस जगह जहां क्या है आपका तालेश्वर मंदिर है, इस जगह कोई बहुत बड़ा क्या रहा होगा, आसपास मंदिर रहा होगा। इसी के पास में क्या है, एक तालाब भी है, ठीक है। फिर कुछ और देखो तो ये ब्रह्मपुर के पौरव वंश और उनके प्रशासन का मुख्य स्रोत यही तालेश्वर ताम्रपत्र मैंने आपको बताया है, ठीक है। तालेश्वर ताम्रपत्र की भाषा मैंने आपको बता दी थी कि संस्कृत है और लिपि मैंने आपको बता दी थी ब्राह्मी है। फिर तालेश्वर ताम्रपत्र में उस समय कुछ नगरों का वर्णन भी हमें मिल रहा है, जैसे जो हमें क्लियर मिल रहे हैं, जो हमें साफ पता चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हैं। तो एक दीपपुरी नाम का कोई है, एक कार्तिकेयपुर नाम का कोई है, एक त्र्यंबकपुर नाम का कोई है और एक ब्रह्मपुर नाम का कोई है। अब यहां सबसे बड़ी चीज आपने पढ़ तो लिया, लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या नजर आया कि भाई कार्तिकेयपुर नाम का कोई नगर मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि पौरवों के समय कार्तिकेयपुर कोई बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था। पौरवों के समय कार्तिकेयपुर क्या था, केवल एक नगर या गांव था। समझ में आ गई? तो कार्तिकेयपुर क्या था, पौरवों के समय केवल एक नगर था, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जानकारी। अगर यहां कोई शासक या कोई राज्य हुआ करता, जैसे कार्तिकेयपुर राजवंश डायनेस्टी रूल कर रही होती, कार्तिकेयपुर वहां राजा रूल किया करते, तो वहां जरूर कुछ ना कुछ वर्णन हमें यहां मिलता और वो गांव के नाम की जगह ना लिखा होता या नगरों की जगह ना लिखा होता, ठीक है। फिर तालेश्वर ताम्रपत्र में एक वर्ड आपको मिलेगा वटक। क्या नाम मिलेगा, वटक। वटक का मतलब क्या है, वटक का मतलब क्या है, गार्डन्स, ठीक है, यानी कि उद्यान। लोग गार्डन में जाते हैं तो क्या करते हैं लोग, सुमित, भटकते हैं। तो लोग भटकते हैं इधर से उधर, इधर से उधर, ऐसे, मतलब बस याद करने के लिए। तो यह हमें 1915 के तालेश्वर ताम्रपत्र से मिला। अब बताओ तालेश्वर ताम्रपत्र में क्या दिया गया है, पौरव वंश की जानकारी, पौरव वंश का प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, उनकी भाषा, ठीक है, यह हमें पता चल रही है। तालेश्वर ताम्रपत्र अगर आप देखेंगे तो बेसिकली संस्कृत का है। इसका मतलब यह हुआ कि जो राजा हैं वो कौन सी भाषा का प्रयोग करते होंगे, पौरव वंश के, संस्कृत का प्रयोग करते होंगे, ठीक है। फिर दूसरी चीज, कार्तिकेयपुर उस समय क्या है, नगर है, ना कि कोई उस समय साम्राज्य, ठीक है। तीसरी चीज, ब्राह्मी लिपि है, संस्कृत भाषा है और ब्राह्मी लिपि है। द्वितीयवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय का नाम उसमें देखने को मिलता है। संस्थापक हमें पता चल गया कि क्या नाम है, विष्णुवर्मन प्रथम, फर्स्ट, विष्णुवर्मन फर्स्ट। फिर एक बात हमने और देखी है कि तालेश्वर ताम्रपत्र जो अल्मोड़ा के एक गांव में है, हमें यह बात पता चली कि वहां उद्यान यानी कि जो घूमने के क्या होते हैं, उद्यान होते हैं, ठीक है, गार्डन्स होते हैं, उनके लिए उन्होंने एक शब्द प्रयोग कर रखा है, वो क्या है, वटक, ठीक है। अब हम इतना हमने जब देख लिया, हमने सोर्स देख लिए, कौन कौन से सोर्स हमने देखे,
पहला हमने देखा सीयू की, ठीक है, जो किसकी रचना है, हेनसांग का यात्रा वृत्तांत है। फिर हमने दूसरी रचना क्या देखी, वृहत संहिता। फिर देखा हमने मार्कंडेय पुराण। फिर हमने देखा तालेश्वर ताम्रपत्र। ठीक है ना सुमित? ठीक, चलो अब देखो, अब अगर हम बात करें कि इसका विस्तार कहां से कहां तक था, एक्सटेंट कहां तक था, पौरवंश साम्राज्य जो है, पौरवंश वो है कहां से कहां तक, तो पौरवंश के बारे में पता चलता है कि गंगा से लेकर और एक नदी है कर्नाली नदी, कर्नाली, ठीक है, कर्नाली नदी को अगर आप देखोगे तो ये नदी तिब्बत से इसका ओरिजिन हो रहा है और यूपी बिहार में ये बह रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत बड़ा एक रीजन जो है रहा होगा, बहुत बड़ा क्षेत्र रहा होगा। गंगा से लेकर कर्नाली नदी तक का इसका विस्तार है। ठीक है, जो कौन बता रहा है, हेनस्वांग। हेनस्वांग भी क्या कर रहा है, इसी का वर्णन करके गया है ब्रह्मपुर का। ठीक है, वो ब्रह्मपुर को बता के गया है। हालांकि बहुत मतभेद है ब्रह्मपुर में, ठीक है, लेकिन फिर भी जितनी जानकारी हमें मिल रही है उस आधार पे हम देख रहे हैं। तो गंगा से लेकर कर्नाली नदी तक का ये क्षेत्र रहा। अब तुम देखो यहां पूरा गढ़वाल आ गया होगा, ठीक है, और यहां पूरा क्या आ गया होगा, कुमाऊं आ गया होगा, और यहां तराई आ गया होगा। इसका मतलब ये हुआ एकमात्र 3 राज्यों में से 3 पार्ट में टूटा है ना कान्यकुब्ज, ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गौविषाण। तो एकमात्र तीनों में कौन सा साम्राज्य था, वो ब्रह्मपुर था। ठीक है, यह आपने देख लिया। अब देखो यहां 6ठी शताब्दी से लेके 6th AD से लेके और 8th तक जो पीरियड मानते हैं वो मानते हैं इनका YR गुप्ते और DH सरकार। DH सरकार और YR गुप्ते ये मानते हैं कि जो पौरव वंश है वो 6ठी शताब्दी से लेके 8वीं शताब्दी तक रहा होगा। 6ठी शताब्दी से लेके 8वीं शताब्दी तक रहा होगा। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट, अब यहां लिखा हुआ है इनकम, उनकी आय। तो देखो उस समय आय का मुख्य स्रोत क्या रहता होगा, क्या रहता होगा, हाँ, कृषि पर डिपेंड करता होगा। तो इसलिए लैंड टैक्स, ठीक है, या लैंड रिवेन्यू, ठीक है, भूमि कर। और भूमि कर कितना लिया जाता था उस समय, कुल उपज का 1/6, कुल उपज का 1/6 टैक्स लिया जा रहा था। और इस टैक्स को वसूलने वाला जो अधिकारी है उसका नाम क्या है, भौगिक, और कहीं कहीं आप देखेंगे इसी को कहा गया है भागिक। ठीक है, क्या कहा गया है, भागिक। ठीक है, यानी कि भूमि कर की, और आपको याद आ रहा होगा जब मैंने प्राचीन इतिहास में आपको पढ़ाया था थोड़ा सा, तो भाग और बलि ये क्या थे, भाग और बलि 2 कर थे। भाग कैसा कर था, जो अपनी इच्छा से दिया जा रहा था, भाग हालांकि दोनों ही थे, ठीक है, भाग और बलि दोनों ही अपनी इच्छा से दिए जाते थे शुरुआत में, जब ऋग्वैदिक काल हम पढ़ रहे थे। और उत्तर वैदिक काल में ये राजा को कंपलसरी टैक्स हो गए थे, राजा को देने ही होते थे। तो भाग से ही भागिक बना है और भाग से ही ये भूमि कर है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखें। फिर दूसरा पॉइंट, दूसरी इनकम इनको सबसे ज्यादा कहां से हो रही थी, तो वो हो रही थी क्योंकि जिस समय जिस जगह पौरव वंश है, पौरव यानी कि ब्रह्मपुर साम्राज्य है, तो वहां खनिज ज्यादा है, खनिज यानी कि मिनरल्स, फॉरेस्ट ज्यादा है, और औषधि, ठीक है, मेडिसिनल जो प्लांट्स हैं वो भी बहुत हैं। तो दूसरी सबसे ज्यादा आय इस राज्य को किससे हो रही थी, खनिज, वन और औषधि से हो रही थी। फिर आप देखो भूमि के प्रकार, क्योंकि हमने अभी किसको पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है टैक्स को। टैक्स हमने देखा है भूमि कर, सबसे ज्यादा इनकम जो हो रही है वो इनकी किससे हो रही है, भूमि कर से हो रही है। दूसरी वन औषधि और किससे, खनिज, मिनरल्स, ठीक है, शाबाश, ठीक है, उससे हो रही। और अगर हम देखेंगे कि भाई भूमि कितने प्रकार की है, तो भूमि 2 प्रकार की है उस समय। एक भूमि है केदार भूमि और एक भूमि है सारी भूमि। जो केदार भूमि है, तो केदार भूमि कैसी है, सिंचित भूमि, यानी कि जिसकी सिंचाई कराई जा सकती है, जिसकी सिंचाई करी जा सकती है बहुत अच्छे से। और जिसकी नहीं हो पा रही है, सही से नहीं हो पा रही है, तो वो कौन सी भूमि हो गई, आपकी असिंचित भूमि हो गई। और कौन सी है, सारी भूमि। इस सारी भूमि को, केदार भूमि तो आपको याद रह जाएगा, केदार से तो मतलब सारी सिंचाई हो जाएगी, ठीक है, केदार। और सारी से मैंने ऐसे आपको बता रखा है कि सारी मतलब सॉरी सोच लो, तो ये वाली लैंड क्या कह रही है, सॉरी, कि भाई मैं तो सिंचाई नहीं कर सकती, तो सॉरी सारी भूमि। सारी भूमि कैसी भूमि है, जिसकी सिंचाई नहीं हो सकती। कुछ और अधिकारी देख लो यहाँ पे,
क्योंकि अभी हमने भागिक को देखा है, भागिक क्या कर रहा था, हाँ कर वसूलने का काम कर रहा। तो ऐसी कारिक और कुलचारिक, ठीक है, आद कुलचारिक, ठीक है, तहसीलदार बन जाएगा ये बाद में, ठीक है। तो ये लोग भी क्या हैं, ये लोग भी टैक्स वसूलने का काम कर रहे हैं, रेवेन्यू वसूलने का काम कर रहे हैं। कौन, कारिक और कुलचारिक, ठीक है, तो याद रखेंगे। फिर उसके बाद में भूमि मापने के लिए जो प्रणाली का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, उसके लिए एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा यहां, उसका नाम है वापम। क्या, वापम। इसका प्रयोग करा जा रहा है। जैसे अभी आप देखो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर ही है ना पीछे, सबके पीछे मीटर ही है, सेंटीमीटर है ना, किलोमीटर, मीटर, तो वैसे ही वापम है। तो ये पहली एक यूनिट है द्रोण वापम। द्रोण वापम के बराबर क्या हुआ करता था, 16 नाली और 32 सेर। 16 नाली और 32 सेर के बराबर क्या हुआ करती थी, द्रोण वापम। भूमि मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाली यूनिट्स हैं ये, यूनिट, ठीक है, जैसे हम मीटर, किलोमीटर ऐसे लगा रहे हैं ना, ऐसे। फिर कुल्ले वापम 8 द्रोण और 256 सेर। खारी वापम 20 द्रोण और 640 सेर, ठीक है। अब एक बार में तो याद होगा नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अब देखो अब देखो उपाधि। तो टाइटल अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन अभी कुछ टाइम पहले आपको देखने को मिला था, क्या, कि भाई कौन सा वंश है जो महाराज धीराज परम भट्टारक की उपाधि प्रयोग कर रहा है। महाराज धीराज परम भट्टारक तो कौन है, पौरव, ठीक है। तो महाराज धीराज परम भट्टारक, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर आप देखेंगे कि जो शुरुआत के राजा हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था, पहला शासक कौन है, विष्णुवर्मन, विष्णुवर्मन फर्स्ट। तो विष्णुवर्मन, उसके बाद के जो और शासक हैं वो उपाधियों को टाइटल नहीं, मतलब अपनी टाइटल नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उपाधियां नहीं ले रहे हैं, बाद के शासक उपाधियां ले रहे हैं। तो शुरुआत के शासक क्या कर रहे थे, तो अपने सम्मान में, जैसे कोई तुम देखो, अभी आप देखो माननीय फलाना डिमाका, ये शब्द लगाते हैं, तो ऐसे सम्मान प्राप्त करने के लिए वो क्या कर रहे थे, तो वो गौ सेवक और ब्राह्मण हितैषी कहलाना पसंद कर रहे थे, ठीक है। तो यानी कि गौ, गाय और ब्राह्मण के हितैषी, ठीक है, तो गाय और ब्राह्मण के हितैषी कहलाना स्वयं को पसंद कर रहे थे, ना कि वो उस समय टाइटल ले रहे थे। बाद के शासकों ने टाइटल लेना शुरू करा और हमें पता चल गया कि क्या है ये, क्या है ये उपाधि, क्या है इसकी सुमित, हाँ, ठीक है, महाराज धीराज परम भट्टारक। फिर हम देखेंगे धार्मिक स्थिति। तो धार्मिक स्थिति की अगर मैं बात करूं तो जो पौरव वंश है, तो पौरव वंश के अगर आप देखेंगे तो उस समय बौद्ध धर्म काफी पीक पे है, ठीक है, बहुत लोग उसको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। और ये जो शासक हैं वो धर्म सहिष्णु हैं, मतलब सब धर्मों को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, किसी भी धर्म के प्रति केवल एक धर्म को लेकर वो आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। फिर हम बात करते हैं सेनाओं की। तो सेना 3 प्रकार की सेना है, ठीक है। एक है कौन सी, पैदल सेना, जिसको पदातिक भी बोलते हैं, पैदल, ठीक है, इसी को पदातिक किताबों में लिखा हुआ है, पदातिक, ठीक है, याद रखना है। फिर दूसरी कौन सी होगी, अश्व सेना, अश्व यानी कि घोड़े, ठीक है। और तीसरी कौन सी होगी, गज सेना, यानी कि जिनके पास क्या है, खुद का हाथी, ठीक है। तो 3 प्रकार की सेनाएं हैं। तो इन सेनाओं के प्रमुख हैं ये जो लिखे हुए हैं ना, ये जो लिखे हुए हैं ये हेड हैं इस, ठीक है। जमनपति कौन हो गया, पैदल सेना का प्रमुख। इसी तरीके से अश्वपति कौन हो गया, अश्व सेना का प्रमुख। गजपति कौन हो गया, गज सेना का प्रमुख, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। फिर इसी तरीके से आप देखो प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप देखोगे, प्रशासन में आप देखोगे, तो यहां क्या है, यहां जो प्रशासन है, प्रशासन करने के लिए सबसे ऊपर कौन है, राजा, कौन है, राजा। और राजा की सहायता के लिए कौन है, मंत्री परिषद, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, मंत्री परिषद, ठीक है। और मंत्री परिषद के नीचे क्या है, अधिकारी, ठीक है, मंत्री परिषद के नीचे क्या है, अधिकारी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, राजा अपने मंत्री परिषद के साथ मिलकर निर्णय लेता है और उस निर्णय को लागू करने के लिए कौन काम करते हैं, अधिकारी काम करते हैं। जैसे अभी हमने कई नाम देखने हैं, जैसे अभी हमने राजस्व वसूलने वाले का देख लिया, क्या नाम पढ़ा हमने, भौगिक,
ठीक है, फिर हमने देख लिया कारिक, फिर हमने क्या पढ़ा, कुलचारिक, ठीक है, ये नाम हमने अभी पढ़े हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो अधिकारी हैं ये टैक्स वसूलने का काम करेंगे या और चीजें कानून व्यवस्था लागू कराने का काम करेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो यहां कुछ नाम हैं, जैसे कोर्ट। कोर्ट क्या है भाई, कोर्ट वो स्थान है जहां राजा और उसका परिवार निवास कर रहा है, ठीक है। बाद में अगर आप देखेंगे तो मतलब हालांकि हमारे यहां तो इसको कोर्ट शुरुआत में कहा गया है, लेकिन अगर आप भारतीय इतिहास की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं राजप्रासाद, ठीक है। क्या बोलते हैं, राजप्रासाद। राजप्रासाद मतलब वो है जहां राजा क्या कर रहा है, अपने परिवार के साथ निवास कर रहा है, ठीक है। फिर मंत्री, मंत्री को बोल रहे हैं राजमात्य, चीफ मिनिस्टर, राजमात्य। अमात्य से आपको पता चल गया होगा, अमात्य, ठीक है, अमात्य से राजमात्य। सेना नायक, अब जिसके पास सेना होगी उसके पास क्या होगा सुमित, बल, ठीक है, सेना होगी तो होगा बल, बलाध्यक्ष। विदेश मंत्री, अब विदेश मंत्री का मतलब क्या हो गया, फॉरेन मिनिस्टर का मतलब क्या हो गया, संधि विग्रहिक। अब संधि विग्रहिक को अगर आप देखेंगे तो संधि का मतलब जोड़ना, विग्रह का मतलब तोड़ना, अलग करना। तो विदेशी संबंध या तो टूटेंगे या जुड़ेंगे, ठीक है। कौन करवाएगा ये, विदेश मंत्री, ऐसे याद रख लेना। लेखक वर्ग का जो प्रधान होता था उसको क्या बोलते थे, दिवीरपति, क्या बोलते थे, दिवीरपति। फिर एक आप देखेंगे पैदल सेना के प्रमुख, उसको आपने देख लिया जमनपति। भाई पैदल सेना जम ना जाए, एक जगह कहीं जम ना जाए, डंडा बजाता रहेगा, चल भाई आगे चल आगे चल, तो वो कौन हो गया, जमनपति। समझ में आ गया। अब बताओ, दिवीरपति सुमित लेखक वर्ग का प्रधान, जमनपति है पैदल सेना का, हाँ पैदल सेना का अधिकारी, ठीक है, दिवीरपति। फिर उसके बाद बताओ सुमित, फिर उसके बाद बताओ, जमनपति, दिवीरपति, गजपति कौन है, कुलचारिक कौन है, कुलचारिक, हाँ ठीक है, कारिक कौन है, कारिक भी कर्मचारी है जो राजस्व वसूल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अब आगे देखते हैं, तो अगर आप देखेंगे अब आपको मिलेगा क्या, ये कुछ और है। जैसे आप देखेंगे, जैसे आप देखोगे कि भाई प्रतिहार, प्रतिहार कौन है, जो प्रतिहार, प्रतिहार कौन है, जो क्या कर रहा है, राजमहल की रक्षा कर रहा है। प्रतिहार कौन है, जो राजमहल यानी कि दुर्ग की रक्षा कर रहा है। फिर है जमनपति, आपने देख लिया जमनपति के बारे में, तो पैदल सेना वाला। महासत्रपति, अब महासत्र, महासत्र, अब देखो महा का मतलब हो गया बड़ा, सत्र का मतलब हो गया सेशन, ठीक है, बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, बहुत बड़े लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इसका मतलब क्या मनाया जा रहा होगा, उत्सव, ठीक है, फेस्टिवल मन रहा हुआ, तो उत्सव अधिकारी हो गया महासत्रपति, ठीक है। फिर अब ये देखो सुमित, जब तू चाउमीन खाने जाता है तो एक कप क्या पीता है, सूप, तो ये क्या है, सूप बना रहा है, तो सूप कौन बनाएगा बता, रसोईया, कौन बनाएगा, रसोईया, ठीक है, तो याद हो जाएगा, सूप कौन बनाएगा, रसोईया। वैसे अगर आप देखेंगे तो ये संधि विच्छेद अगर आप इसको कर लें तो सू, ठीक है, फिर पका, ठीक है, तो सू मतलब अच्छा, पका, पका मतलब पकाना,
ठीक है, जो बहुत अच्छे से पका रहा है, तो वो कौन है? रसोईया। दिवीर कोट, दिवीर कोट अभी मैंने आपको बताया था, दिवीर पति बताया था, ठीक है, कौन है? लेखक वर्ग का प्रधान। तो बस भागी का आपको पता है, भूमिकर अधिकारी। कटुक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कटुक जो है वो किसको कह रहे हैं? गुप्तचर को कह रहे हैं, ठीक है, स्पाई कह रहे हैं। भौतिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, ठीक है, भौतिक, तो ये है प्रांत अधिकारी, ठीक है। भौतिक कौन है? हाँ, क्योंकि भुक्ति में बटा हुआ था। भुक्ति क्या है? प्रांत। उस समय प्राचीन समय में प्रांत जो थे, जो राज्य था, राष्ट्र था, वो किसमें बटा हुआ था? भुक्ति में, ठीक है। तो भुक्ति कौन है? भौतिक। इस तरीके से भौतिक बना है, हेड को भौतिक कहा गया है, ठीक है। दूतक, दूतक से आराम से समझ में आ रहा है, दूत। तो जो तुम्हें याद नहीं हुआ है उसको एक बार देख लो, फिर मैं अगर कुछ नहीं हो रहा है याद तो मैं तुम्हें ट्रिक बता दूंगा। बताओ, हो गए? सुमित बता जल्दी। सुपकार पति, सुपकार रसोईया, देखो ऐसे याद हो जाएगा। दिवीर पति, जमन पति, भुक्तिक, हाँ प्रांत, बस आराम से, इसमें कुछ ऐसा है ही, ठीक है। तो आराम से। प्रतिहार, प्रतिहार, हाँ हाँ। अब आते हैं किस पे? अब आते हैं बाबू शत्रुघ्न राज्य पे। ये इतना ही था पौरवंश, ठीक है। अब आते हैं शत्रुघ्न, क्योंकि 3 पार्ट है ना। दूसरा पार्ट क्या है? शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न अगर आप देखोगे, अब आप देखोगे शत्रुघ्न को, तो शत्रुघ्न बेसिकली है कहां? शत्रुघ्न राज्य है कहां? तो शत्रुघ्न गढ़वाल में है। शत्रुघ्न कहां है? गढ़वाल में। तो उत्तरकाशी वाला क्षेत्र है ना, याद रखो, ठीक है। तो कान्यकुब्ज राज्य का दूसरा भाग क्या है? शत्रुघ्न है। चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार, अब इसकी अगर आप सीमा देखोगे तो मैंने अभी तुम्हें बताया था गंगा, ठीक है, गंगा, गंगा और इसके बीच में क्या था? ब्रह्मपुर। और इधर मैंने नदी बताई थी, कौन सी? कर्नाली बताई थी ना अभी। तो गंगा के, अब ये गंगा हो गई, तो गंगा के पश्चिम में क्या है? गंगा के पश्चिम में क्या है? वही है आपका शत्रुघ्न। क्या है? शत्रुघ्न। और यहां से एक नदी बह रही है जिसका नाम क्या है? यमुना। आ गया समझ में? गंगा के पश्चिम में है, कौन सी नदी मध्य से बह रही है? यमुना। तो सीधा हमें पता चल गया कि ये किस क्षेत्र की बात हो रही है? उत्तरकाशी वाले क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है। देहरादून उत्तरकाशी यही तो है। तो आपको ये पता चला। मध्य में कौन सी नदी बह रही है? यमुना बह रही है। कनिंगम के अनुसार यह भाग सिरमौर गढ़वाल का क्या था? हिस्सा था। कनिंगम के अनुसार क्या था? ये सिरमौर गढ़वाल का हिस्सा था। फिर अगला राज्य हम देखते हैं, उसका नाम है गोविशाण, ठीक है। गोविशाण का मतलब क्या होता है? गोविशाण, अब देखो, गो का मतलब हो गया गाय, ठीक है, और विषाण का मतलब क्या हो गया? सींग, ठीक है। तो क्या हो गए भाई? गाय के सींग, ठीक है। गोविशाण का मतलब क्या हो गया? गाय के सींग, ठीक है। और आपको पता ही है काशीपुर का प्राचीन नाम है, ठीक है। तो गोविशाण मतलब किसका प्राचीन नाम? काशीपुर, ठीक है, काशीपुर, ठीक है, काशीपुर। तो कान्यकुब्ज राज्य का तीसरा भाग है। कनिंगम के अनुसार गोविशाण राज्य में काशीपुर के साथ साथ कुछ और भी शामिल है, जैसे उत्तर प्रदेश का रामपुर और उत्तर प्रदेश का ही पीलीभीत, ठीक है। क्लियर हो गया? रामपुर और पीलीभीत। गोविशाण का विस्तार पश्चिम में, अब देखो, पश्चिम में रामगंगा से लेकर कहां है? पश्चिम में रामगंगा से लेकर और काली नदी समझो आप, क्योंकि शारदा को ही बाद में क्या कहा जाता है? काली, ठीक है, यहां तक है। अब यहां आपको पूरा क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो यही थे आपके। और एक पॉइंट आप थोड़ा सा यहां समझो, क्या? कि कनिंघम ने काशीपुर में, अब काशीपुर का उज्जैन, अब काशीपुर में कौन से? उज्जैन। काशीपुर में उज्जैन में बने हुए कुछ पुराने किले हैं। उज्जैन में, उज्जैन यूपी वाला उज्जैन नहीं, ठीक है, काशीपुर में, उज्जैन में कुछ किले हैं। उन किलों से ऐसा बताया है कि ये यहां क्या, कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही होगी? यही वो को थी गोविशाण। समझ में आ गई? काशीपुर में उज्जैन, वहां कुछ किलों के अवशेष हैं, और कनिंगम कह रहे हैं कि ये जो किले हैं ये किसके हैं? गोविशाण वंश, है ना, गोविशाण वाले क्षेत्र के हैं या वंश के हैं। शत्रुघ्न, ब्रह्मपुर और गोविशाण का उल्लेख युआन, च्वाड़,
युवान च्वाड़ के यात्रा वृतांत में मिलता है। ये युवान च्वाड़ कौन है? ये वही, क्या नाम है उसका? वेन सांग, ठीक है, HWEN, वेन सांग, उसी को बोल रहे हैं। समझ में आ गई? ठीक है, आया समझ में? अब इसको तुम एक जगह बना सकते हो क्या? एक जगह बना सकते हो क्या? यहां पे कोई खाली देखता हूं, ठीक है, एक जगह बना सकते हो तीनों को। चलो अभी बनाएंगे। यहां देखो, अच्छा, पलेठी शिलालेख, ठीक है, पलेठी, क्योंकि वो खत्म हो गया, वो चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अब पलेठी शिलालेख थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। पलेठी शिलालेख की अगर मैं बात करूं तो पहले तो तुम ये देख लो कि पलेठी है कहां। हिंडोला खाल एक जगह पड़ती है, हिंडोला खाल, ठीक है, कहां पड़ती है? ये टिहरी में है, ठीक है। देवप्रयाग के पास हिंडोला खाल एक जगह है जहां क्या पड़ रहा है? देवप्रयाग तो आपको पता ही है, समस्त पापों का, हाँ, समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक किसको कहा गया है? देवप्रयाग को कहा गया है, ठीक है। यहां गंगा यहीं से कही जाती है, अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है, दोनों। और यहीं पे क्या है? पंवार वंश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है श्री रघुनाथ मंदिर, है ना। अब देखो, तो स्वतंत्र राज्य शासन कर रहा था देवप्रयाग के आसपास। टिहरी शिलालेख में अगर आप देखेंगे तो देवप्रयाग के आसपास ये जो पलेठी शिलालेख है ये बता रहा है कि यहाँ क्या कर रहा था? एक स्वतंत्र वंश शासन कर रहा था। देवप्रयाग के हिंडोला खाल में पलेठी का सूर्य मंदिर है और ये पलेठी का सूर्य मंदिर 7वीं 8वीं सदी का बना हुआ है, ठीक है। पलेठी का सूर्य मंदिर में कल्याण वर्मन ने बनाया था। किसने बनाया था? ये किस शासक ने बनाया है? कल्याण वर्मन ने बनाया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इन शिलालेखों में नरपति वर्मन का नाम भी आता है। किसका नाम आता है? नरपति वर्मन का। तो थोड़ा सा याद रखेंगे पलेठी शिलालेख को। अब तुम ये देखो अब तुम ये देखो कि जब मैं उत्तराखंड की बात करूं तो तुम पूरा बता सकते हो कि हमारे यहां कौन सा राज्य में कौन सा है, कौन सा कहां है। इधर क्या है? इधर क्या है? शत्रुघ्न। इधर क्या है? शत्रुघ्न, ठीक है। यहां क्या है? बहुत बड़ा पूरा ब्रह्मपुर, ठीक है। और छोटे से उसमें अगर आप देखेंगे तो क्या है? तराई भावर का हिस्सा है इनके पास, लेकिन फिर भी सबसे नीचे वाले भाग में अगर आप देखेंगे तो क्या है? गोविशाण, ठीक है। और गोविशाण में कौन कौन शामिल हो रहा है? यूपी का क्षेत्र, हाँ, रामपुर और पीलीभीत, ठीक है। अब जैसे आपने अभी रामपुर पीलीभीत बताया, इसी तरीके से अगर आप नदियों को भी बता दोगे तो ज्यादा सही है। जैसे अगर मैं शत्रुघ्न की बात करूं तो शत्रुघ्न कहां है? अगर मैं इस नदी को गंगा नाम दूं तो गंगा के पश्चिम में है, वेस्ट में है। भाई आप इसको देखोगे तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। ठीक है, तो गंगा के वेस्ट में है, गंगा के वेस्ट में। ब्रह्मपुर को मैंने बताया है गंगा से लेके और करनाली नदी तक। कहां? करनाली नदी तक, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, गोविशाण की बात करें, तो यहां किसको लेके? रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा से लेके और यहां आ रही है कौन सी? काली, जिसको क्या कहा जा रहा है? शारदा, ठीक है, जिसको बनबसा क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो शारदा, ठीक है। तो यहां कौन सा क्षेत्र है? गोविशाण, ठीक है। बाकी एक बार क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएंगे।